राष्ट्रीय हित की अवधारणा। राष्ट्रीय हित किसको कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले सभी देश अपने कार्यों का संचालन जिस नीति और सिद्धांत के आधार पर करते हैं उसे राष्ट्रीय हित कहा जाता है। यह राष्ट्रीय हित किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला होते हैं। राष्ट्रीय हित एक बड़ा लचीला और व्यापक शब्द है। प्रत्येक देश के राष्ट्रीय हित उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय हित की अवधारणाएं बड़ी अस्पष्ट हैं, इसलिए इसकी परिभाषा करना कठिन कार्य है। चार्ल्स लर्च और अब्दुल सईद कहते हैं कि व्यापक, दीर्घकालीन और सतत उद्देश्य जिनकी सिद्धि के लिए राज्य, राष्ट्र और सरकार में सब अपने को प्रयत्न करता हुआ पाते हैं, इन्हें राष्ट्रीय हित कहा जाता है। पेडलफोर्ड और लिंकन के अनुसार राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है। ये मूल्य हैं राष्ट्र का कल्याण, उसके राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण, राष्ट्रीय जीवन पद्धति, क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा। यानी concepts of national interest are centered on core values of the society, which include the welfare of the nation, the security of its political belief, national way of life, territorial integrity, and its self-preservation. जोसेफ फ्रैंकल ने अपनी पुस्तक नेशनल इंटरेस्ट में राष्ट्रीय हित की व्याख्या राष्ट्र की आकांक्षाओं, विदेश नीति के क्रियात्मक, व्याख्यात्मक और विवादों का निरूपण करने वाले तत्व के रूप में की है। राष्ट्रीय हित के प्रकार। थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के 6 प्रकार बताए हैं। प्रथम कोटि के हित यानी प्राइमरी इंटरेस्ट, ये वे हित हैं जो किसी राज्य के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और जिनको बचाने के लिए है, जिनकी रक्षा करने के लिए राज्य बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार का सबसे बड़ा किसी देश के लिए जो हित है वो है राष्ट्र की सुरक्षा। अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं तो हम अपना विकास, तरक्की आसानी से कर सकते हैं। गौण हित यानी सेकेंडरी इंटरेस्ट, ये वे हित हैं जो प्राथमिक हितों से कम महत्व रखते हैं लेकिन फिर भी राज्य की सत्ता बनाए रखने के लिए जरूरी है। जैसे विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा तथा हितों की रक्षा करना। स्थायी हित यानी परमानेंट इंटरेस्ट, ये राज्य के सदैव बने रहने वाले दीर्घकालीन लक्ष्य और प्रयोजन होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, भारत का उद्देश्य देश का शांतिपूर्ण,
आर्थिक विकास करना है। परिवर्तनशील हित यानी वेरिएबल इंटरेस्ट, ये एक देश के ऐसे हित होते हैं जिन्हें कोई राष्ट्र किसी विशेष स्थिति में, परिस्थिति में राष्ट्र हित के लिए जरूरी समझता है। ये लोकमत और विभिन्न लोगों के विचारों से प्रभावित होते हैं। सामान्य हित, कॉमन इंटरेस्ट, सामान्य हित ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो उस देश को सामान्य रूप से या आर्थिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने वाली होती हैं। ग्रेट ब्रिटेन के लिए जैसे यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना इसी प्रकार के सामान्य हित की श्रेणी में आता है। विशिष्ट हित, स्पेसिफिक इंटरेस्ट, ये सामान्य हितों से पैदा होते हैं और इनके साथ गहरा संबंध रखते हैं। जैसे यूरोप में शक्ति संतुलन को बनाए रखना ब्रिटेन का सामान्य हित था, लेकिन इस हित को बनाए रखने के लिए उसके लिए यह भी जरूरी था कि ब्रिटिश द्वीप समूह के सामने इंग्लिश चैनल के उस पार बेल्जियम और हॉलैंड के प्रदेशों में यूरोप की किसी और महाशक्ति का अधिकार न हो जाए। यदि नेपोलियन और हिटलर जैसा कोई सेनापति इस प्रदेश पर अधिकार कर ले तो वो आराम से इंग्लैंड पर हमला कर सकता था और उसको जीतने की योजना बना सकता था। और इन दोनों ने ऐसी कोशिश भी की थी, चाहे वो नेपोलियन हो या हिटलर हो। इसलिए ब्रिटेन की हमेशा ये कोशिश रहती है कि बेल्जियम सदैव तटस्थ बना रहे और इस पर यूरोप की किसी महाशक्ति का प्रभुत्व स्थापित न हो। इस कारण ये ब्रिटेन का विशिष्ट हित था। रॉबिन्सन ने केवल राष्ट्रीय हित के ही 6 प्रकार नहीं बताए, बल्कि 3 प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय हितों के बारे में भी बताया है। जैसे समान हित, आइडेंटिकल इंटरेस्ट, जब 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के एक जैसे हित हों, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की ये चाह रही है कि यूरोप में सोवियत संघ या किसी एक महाशक्ति का कब्जा ना हो, आधिपत्य ना हो। पूरक हित, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट, ये हित समान ना होते हुए भी 2 देशों में कुछ विशेष प्रश्नों पर समझौतों का आधार बन सकते हैं। जैसे ब्रिटेन और पुर्तगाल के हित, ब्रिटेन को पुर्तगाल के साथ मैत्री बनाए रखने में और उसे स्वतंत्र बनाए रखने में यह लाभ था कि इसके द्वारा वो स्पेन की शक्ति पर नियंत्रण रख सकता था और ब्लैक सी में अपनी शक्ति का पूरा विस्तार कर सकता था। इसी तरह पुर्तगाल को भी ब्रिटेन के साथ संबंध बनाए रखने और उसकी समुद्री प्रभुता को सुस्थिर बनाने में, परमानेंट बनाने में बड़ा लाभ था कि वो स्पेन के संभावित प्रभुत्व से सुरक्षा प्राप्त कर सकता था। तो दोनों को ही एक दूसरे से लाभ था। परस्पर विरोधी हित, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, ये प्राय 2 देशों में संघर्ष का कारण बनते हैं। जम्मू कश्मीर का भारत में वैध रूप से विलय हो जाने के बाद ये भारत का अंग बना, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान इसे अपने राज्य का अंग बनाना चाहता है। इसके लिए 3 बार भारत से विफल सैनिक संघर्ष भी कर चुका है। तो इस तरह से कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के जो हित हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं। राष्ट्र हित की अवधारणा का विकास, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये अस्तित्व में कैसे आया, कब आया। तो विदेश नीति का अर्थ राष्ट्र हितों की प्राप्ति या उनकी रक्षा करना है। लॉर्ड पाल्मस्टन ने वर्षों पूर्व कहा था कि हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और न ही हमारे सदा रहने वाले शत्रु हैं। केवल हमारे जो हित हैं वही शाश्वत है और उन हितों का
उन पर चलना, उनका अनुसरण करना, उनकी बढ़ोतरी करना हमारी ड्यूटी है। तो प्राचीन और मध्य युग में राज्यों के हित जो हैं राजाओं के से अलग नहीं माने जाते थे। राजा अपने निजी गौरव के लिए युद्ध करता था, अश्वमेध या राष्ट्रीय यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट बना करता था, और राजा के गौरव में प्रजा भी गौरवान्वित होती थी। राजा हमारा तरक्की कर रहा है तो इसमें हमारी भी तरक्की है, ऐसी प्रजा की सोच थी। राजा प्रोफेशनल जो सैनिक होते थे उनको लेकर वो विजय पताका फहराने के लिए निकलता था, दिग्विजय के लिए निकलता था। अब वापस लौटने पर कुछ माल प्रजाजनों में बांट दिया, कुछ सैनिकों में बांट दिया, कुछ अपने पास रख लिया। तो उस जमाने की जो राजनीति थी वो बच्चों बहुत ज्यादा सहज थी, और जो फॉरेन पॉलिसी थी वो युद्ध करने या न करने की नीति तक सिमटी हुई थी। लेकिन जब राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति इतनी सहज नहीं रह गई। औद्योगिक क्रांति हुई, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हुआ, और व्यापारिक उन्मेष हुआ, यातायात संचार के साधनों के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप राजनीति अब केवल राजाओं, राजकुमारों, सेनापतियों, सामंतों इनका ही खेल नहीं रह गई। आधुनिक राष्ट्र राज्यों का सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरोप में उदय हुआ, और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्वरूप में बदलाव हुआ। उसी के अनुसार राज्यों की विदेश नीति नए आयाम लेकर प्रकट हो गई। अब जो अधिपति थे, राजा थे, उनके निजी हितों के स्थान पर राज्यों के हित का महत्व बढ़ा। स्पेनी उत्तराधिकार और ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध मात्र किन्हीं राजवंशों और राजकुमारों या राजाओं के हित अहित के लिए नहीं लड़े गए थे। उनके मूल में प्रकट अप्रकट कई राष्ट्रों के हित अहित शामिल थे। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय हित के दो पक्ष हैं, स्थिर स्थायी और आवश्यक, और अस्थिर अस्थायी और अनावश्यक अनित्य। ये दो पक्षों को आप देख सकते हैं। विदेश नीति और राष्ट्रीय हित, अब इस पर चर्चा कर लेना ठीक रहेगा कि क्या ये एक दूसरे से अभिन्न तौर पर जुड़े हुए हैं, या विदेश नीति को राष्ट्रीय हित पर आधारित नहीं होना चाहिए, या ये अलग अलग है। तो राष्ट्रीय हित की अवधारणा विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत है। विदेश नीति निर्माण का जो शुरुआती बिंदु है वो राष्ट्रीय हित है। हालांकि विल्सन जैसे आदर्शवादियों की मान्यता ये रही कि विदेश नीति का राष्ट्रीयकरण की धारणा के आधार पर बनना एक खतरनाक प्रवृत्ति है। विदेश नीति के क्षेत्र में नैतिकता और उपयोगिता ही हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए, हमारे अपने कोई निहित स्वार्थ नहीं होने चाहिए। इसके विपरीत मॉर्गनथाउ और आर्नोल्ड वुल्फर्स जैसे यथार्थवादियों की मान्यता है कि राष्ट्रीय हित ही विदेश नीति की आत्मा है। इस प्रकार विदेश नीति का संचालन राष्ट्रीय हितों के नजरिए से ही किया जाता है। होता क्या है कि सिद्धांतवाद की सारे देश दुहाई देते हैं, फॉरेन पॉलिसी में बड़ी बड़ी बातें रखते हैं, लेकिन व्यवहार में वही किया जाता है जो आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होता है। तो निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो राष्ट्रीय हितों के अनुकूल वैदेशिक नीति का संचालन पुराने जमाने से होता आ रहा है, और राष्ट्र अधिकतर अपने हितों की कीमत पर देखा जाए तो सिद्धांतों की रक्षा करने में अडिग नहीं रहे हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में डलेस आइजनहावर की विदेश नीति ने देश के उन्हीं केंद्रीय लक्ष्यों पर ध्यान दिया जिन पर रूजवेल्ट और ट्रूमैन प्रशासन ने दिया था। अमेरिकी व्यावसायिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए निक्सन और किसिंजर ने चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जबकि हम लोग देखते हैं कि जब वहां पर 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई थी चीन में, तो अमेरिका उसको मान्यता देने के लिए भी राजी नहीं था, लेकिन बाद में उसने अपनी जो सोच थी, अपने जो विचार थे, उसमें अपने हितों को आगे रखा, और जो भी पहले उसके सिद्धांत रहे होंगे उनको अलग कर दिया।
त्याग दिया। तो कहने का मतलब है कि चाहे प्रविधियां, उपाय, साधन बदल जाएं, लेकिन एक देश के हित और उद्देश्य सापेक्षिक रूप में निरंतर बदलते रहते हैं। और इसलिए विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के अनुकूल संचालित की जाती है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। सिद्धांतों का जो अड़ियलपन है वो देखने में नहीं आता। ये सच है कि प्रत्येक राज्य के राष्ट्रीय हित उसकी परिस्थितियों के आधार पर बदलते रहते हैं, पर कम से कम 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें प्रत्येक राज्य को अपनी विदेश नीति में आवश्यक रूप से स्थान देना चाहिए। जैसे आत्मरक्षा, सेल्फ प्रिजर्वेशन। दूसरा सुरक्षा, सिक्योरिटी, लोक कल्याण, वेलफेयर ऑफ द नेशन। ये 3 जो चीजें हैं ये एक राष्ट्र की विदेश नीति में अनिवार्य है कि वो इन 3 चीजों का ध्यान रखकर अपनी विदेश नीति को बनाए और उसका संचालन करे। तो संक्षेप में राष्ट्र हितों को ध्यान में रखकर ही राष्ट्र अपने लक्ष्यों को तय करते हैं और विदेश नीति इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का केवल साधन होती है। राष्ट्र हितों की अभिवृद्धि के साधन 7 साधन है। इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जैसे कूटनीति, प्रचार, राजनीतिक युद्ध, आर्थिक साधन, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, युद्ध। इन सब के जरिए एक देश अपने अधिक से अधिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का प्रयास करता है। इसके बाद है राष्ट्रीय हित की अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो प्रोफेसर रेनॉल्ड्स राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कट्टर आलोचक हैं। उनका कहना है कि किसी देश की विदेश नीति का उस दिशा में एकमात्र राष्ट्रीय हित पर आधारित होना संभव है जब विभिन्न देशों के हित एक जैसे हों, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। यदि प्रत्येक देश अपने अपने हितों को ही सर्वोपरि समझते हुए विदेश नीति का संचालन करे तो उसमें सदैव संघर्ष बना रहना चाहिए, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। अतः विदेश नीति केवल राष्ट्रीय हित पर आधारित नहीं है, ये एक भ्रम है और जिसे जो राजनीतिज्ञ हैं, नेतागण हैं, वो अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए पैदा करते हैं। तो ये नेता जब देखते हैं कि देश में आंतरिक असंतोष बढ़ रहा है, हम ठीक ढंग से अपने शासन को चला नहीं पा रहे हैं, कुशासन है, आर्थिक कठिनाइयां हैं, तो इसके कारण अगर जनता रूठ गई, विद्रोह कर दिया, तो इनको डर रहता है कि इसके कारण कहीं हमारी सत्ता न चली जाए। जनता इस दुर्दशा के लिए, दुरावस्था के लिए हमको जिम्मेदार न ठहरा दे, हमारी विरोधी न बन जाए, हमें वोट ही न दे। तो इसलिए ये जनता का ध्यान विरोधी देशों की ओर मोड़ देते हैं। जैसे इंडोनेशिया में जब आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जनता काफी परेशान हो गई, तो राष्ट्रपति सुकर्ण ने जनता का ध्यान बांटने के लिए मलेशिया से टकराव की नीति को अपनाया। पाकिस्तान में जब शासक जनता की मांगों को पूरा नहीं कर पाते हैं, आशाओं आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो भारत के हमले का रूप दिखाकर वो जनता के दिमाग को मोल्ड करने का प्रयास करते हैं। मॉर्गेनथाउ ने राष्ट्रीय हित की मर्यादाओं की विवेचना करते हुए कहा है कि कई बार अधोराष्ट्रीय, इतर राष्ट्रीय और अधिराष्ट्रीय हित राष्ट्रीय हितों पर हावी हो जाते हैं और इन पर अनेक तरह की पाबंदी लगाते हैं। अधोराष्ट्रीय हित, जब किसी देश में अल्पसंख्यक, आर्थिक और ऐसे जातीय समूह जो अपने विशिष्ट वर्ग के हितों को राष्ट्रीय हितों का रूप प्रदान कर देते हैं, तो वे अधोराष्ट्रीय हित कहलाते हैं। जैसे किसी देश में यदि पूंजीपति वर्ग प्रभावशाली है, तो वह अपने धन के बल पर अपने वर्ग को विशेष लाभ पहुंचाने वाली
नीतियों को राष्ट्रीय नीति का रूप प्रदान कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय हित, कई बार किसी देश का अल्पसंख्यक वर्ग किसी अन्य देश की सरकार से अपने को अभिन्न समझने लगता है, यानी जिस देश में निवास कर रहा है उसके बजाय किसी अन्य देश के प्रति वो निष्ठावान हो जाता है और उसके हितों को अपना राष्ट्रीय हित मानने लगता है। जैसे वर्साई की संधि के बाद यूरोप में जो नए राज्य बनाए गए थे, उनमें कई राज्यों में जर्मन लोग भी रहते थे और ये अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी में थे। जैसे चेकोस्लोवाकिया में इन जर्मन लोगों को सुडेटन बोला जाता था। और जब हिटलर का उत्कर्ष हुआ, उदय हुआ, तो ये जो अन्य देशों में जर्मन लोग रहते थे, ये हिटलर की विचारधारा के कट्टर समर्थक बन गए और अपने देश की नीति, जहां पर ये निवास करते थे, अपने देश की नीति और राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल जर्मनी के साथ मिलने पर बल देने लगे। अधिराष्ट्रीय हित, इसका अर्थ धार्मिक संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के हिस्से होता है। मध्यकाल के यूरोप में हम देखते हैं कि चर्च का जो संगठन था वो बहुत प्रभावशाली था। इसी तरह से वर्तमान में हम संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे जुड़ी हुई जो एजेंसी हैं, तो वो उनकी जो हैसियत है वो राष्ट्रों से ऊंचे हैं, वैश्विक संगठन है, तो वे उन पर कई तरह की पाबंदियां लगाते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून भी राष्ट्रीय हितों को अनेक अंशों में मर्यादित करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू। आज यहीं पर विराम लेते हैं।